नमस्कार, मेरा नाम है राम वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जो दिल्ली के सबके दिल की बात है। और वो बात क्या है? ट्रैफिक की बात है, पॉल्यूशन की बात है। अब आप ये देखिए कि आज के समय में दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, हर रेड लाइट पे धुआं ही धुआं है, हर चौराहे पे जाम ही जाम है। ये तो रहता ही, आप भी जानते हैं। लेकिन एक इंसान है जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है दिल्ली के ऊपर, और उन्होंने उस बुक में लिखा है कि ये दिल्ली की सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देंगे। अगर सरकार उनके सुझाव को माने तो ये कह रहे हैं कि उस सुझावों से दिल्ली की सारी समस्या ठीक हो सकती है, जैसे कि ट्रैफिक का, पॉल्यूशन का, और जो मस्जिद वगैरह जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है उसके ऊपर भी इनके पास बहुत सारे जवाब हैं। तो आज हमारे साथ में हैं अनिल शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए राम जी। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली का पॉल्यूशन और ट्रैफिक खत्म हो सकता है, लेकिन आपने ऐसे बुक में ऐसे कैसे लिख दिया कि सरकार अगर आपका सुझाव मान ले तो उससे सारा कुछ समाधान निकल सकता है? ऐसे कैसे? राम जी, दो चीजें हैं जी कि कोई भी समस्या एक तरफा नहीं होती है। ये खाली सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि चीजों को ठीक करें। मैंने जो किताब लिखी है, जो मेरा मकसद है, उसका था कि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं, दिल्ली की गलियों में खेला हूं। जी, सही है। और अपने जीवन के 62 साल मैंने दिल्ली में ही गुजारे हैं। तो मैं दिल्ली की समस्याओं को, और ये जो किताब है ये सिर्फ समस्याओं की बात नहीं है, ये समाधान की बात है। किताब का नाम क्या है सर? मेरी आदर्श दिल्ली। मैं दिल्ली को कैसे देखता हूं जी, कि क्या होना चाहिए। आपने बात की ट्रैफिक की, पॉल्यूशन की। जी पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह ट्रैफिक भी है जी। और ट्रैफिक के बहुत सारे कारण हैं, खाली बढ़ती जनसंख्या और उस पर ट्रैफिक का बोझ नहीं है। हम लोग गाड़ियों को, मैं फिर कहता हूं कि सरकार का ही काम नहीं है, तो उसमें जो एक बहुत बड़ी वजह मुझे नजर आती है वो है बस स्टैंड का बनना। हमारे यहां जो डिजाइन है वही गलत है। आज आप बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, एक बस रुकती है, उसके पीछे सारा ट्रैफिक रुक जाता है, चल ही नहीं पाती है। हाँ, रोड पे ही बस स्टैंड। बस स्टैंड तो हमेशा जो बस स्टैंड का डिजाइन होना चाहिए वो सी टाइप में होना चाहिए। बस जाए अंदर की तरफ जाती है, कर्व हो जाए, कर्वेचर में हो रहती है, वही तरीका है उसका जो होना चाहिए। अच्छा, जो नहीं है, ताकि बाकी ट्रैफिक स्मूथ रहे। कहीं कहीं पता है। हाँ, पर ज्यादा जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, वही होना चाहिए। अच्छा, नंबर एक। ठीक। नंबर दो, दूसरा, हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस रेड लाइट से कोने में खड़ी होती है चालान काटने के लिए, छुप करके। हाँ। हमारा मकसद चालान काटना है या लोगों को ठीक करना है? तो स्मार्ट सिग्नल्स, ऑटोज के लिए अरेंजमेंट, सबसे ज्यादा ऑटोज न्यूसेंस फैलाते हैं। बैटरी रिक्शास बहुत हो गई हैं बेहतर से। तो ये सब समस्याओं की एक बड़ी जड़ है, और ये अब उनको हटा नहीं सकते हैं, वो सिस्टम का एक हिस्सा है। नहीं, हटा भी नहीं सकते हैं, उनकी रोजी रोटी को भी तो नहीं हटा सकते। बिल्कुल, तो उसका एक सिस्टम है। अगर हम ओला उबर के लिए एक ऐप हो सकती है, तो सरकार ऑटो के लिए एक ऐप क्यों नहीं बना सकती है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप ऑटोज के लिए एक ऐप बना दें, ऐप ऑटो से ही बुक, अच्छा, ऑटो ऐप से बुक हो जाए, और उस पर नियम हो कि आप मेन रोड से सवारी नहीं बैठा सकते। नहीं, ये तो ऑलरेडी ऐप है, जैसे कि सरकार की नहीं है, मतलब मैं सरकार की बात कर रहा हूं। अच्छा, आपने सरकार ने बना दिया एक नियम। दो चीजें आज की तारीख में, जितने ऑटो हैं, ऑटो का जो लाइसेंस का पहले नियम था वो ड्राइवर को मिलता था, पर अब उसके लिए माफिया है। लोगों ने 15-15, 20-20 ऑटो लेके डाले हुए और ड्राइवर उसको चलाते हैं। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। आप किराए पे लेके ऑटो चला रहे हैं। अच्छा, ठीक 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 है। एक दूसरा, अगर जब आप ऑटो की बात करते हैं, आपने ऑटो को किया, जितने बस स्टैंड आपने नियम बना दिया, हर बस स्टैंड के साथ में
8 से 10 ऑटो खड़े करने की पार्किंग अलग से व्यवस्था की जाए। ठीक है, जब आप ऑटो मेन रोड से नहीं बैठाएंगे, आपको या तो सर्विस लेन से बैठाना होगा या कॉलोनी में से बैठा पाएंगे, तो आपको बुकिंग ऑनलाइन आ रही है। और हर 1 किलोमीटर के ऊपर बस स्टैंड है दिल्ली के अंदर, लेस देन 1 किलोमीटर पे बस स्टैंड है। तो आपको हर 1 किलोमीटर भी चल के आप आइए, और वहां 10 नंबर से ऑटो हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, मीटर से जा रहे हैं। तो अगर ऑटो आज की तारीख में बस स्टैंडों पे ऑटो गैराज है, तो आपकी आधी समस्या हल हो जाती है। पर नियम को लागू करना भी अनिवार्य है, दोनों चीजें। दूसरा, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि स्टैंड के लिए, अब इसमें प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि रोड की साइड में जगह है या नहीं है सरकार के पास, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आधी जगह पे तो लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ जो पेमेंट हैं, जो पैदल पथ के लिए बने होते हैं, वो पैदल पथ के पथ है नहीं हमारे पास। पेमेंट नाम की कोई चीज है नहीं दिल्ली में। जहां है वहां हॉकर्स का कब्जा है। जो बच गए हैं वहां पर हमने या तो टॉयलेट बना दिए या हमने क्लिनिक बना दिया, आम आदमी क्लिनिक बना दिए। अच्छा, तो अब वो कहां जाए? अब उनसे जब बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं अपने वोट बैंक के लिए, उन्होंने सबकी सीटें पक्की कर दी हैं कि भैया आप कहीं पर खड़े हो जाओ। तो दिल्ली में आपको कुछ करना, वो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी एडजस्टमेंट है, आप कहीं पर भी एक रेडी खड़े हो जाइए। तो जब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, तो उसका प्लानिंग का सिस्टम ये होता है कि कितनी जगह पर कितने हॉकर्स खड़े हो सकते हैं, उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस हों। अगर आपको उनको जगह देनी है, आपने कहा साहब 3 बाई 3 का खोखा रहेगा जहां पर आप खड़ा होकर के काम कर सकते हैं, और ये उसका एरिया है, मतलब फिक्स एरिया हो जाए, फिक्स एरिया, उसका लाइसेंस हो प्रॉपर, और लाइसेंस काम करने वाले के लिए हो। मतलब इससे ये होगा फायदा कि आप जो कह रहे हैं कि प्रॉपर जब लाइसेंस मिल जाएगा उसको जगह अलाउट हो जाएगी कि ये तुम्हारी जगह है। तो जो बाहर के जो जैसे आज का ट्रैफिक बेसिकली आप सही कह रहे हैं, ई रिक्शा और ऑटो से ही लगता है सबसे ज्यादा। और ये तय हो कि किस एरिया में कितने ऑटो को लाइसेंस देंगे आप। हाँ, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, हाँ, लिमिटेड हो, उसकी आबादी के हिसाब से ऑटो को सिग्नल दिया जाए। स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम हो चौराहे पर, हर चौराहे पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है। अगर आपने नियम बना दिया कि जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर आपकी गाड़ी 30 सेकंड से ज्यादा खड़ी होगी तो आपका चालान कट जाएगा। तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है, अगर वहां पर जाम है तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले अपनी गाड़ी रोके। जब स्मार्ट लाइट सेंक्शन होगा तो वहां से जैसे ही लाइट खराब होगी ऑटोमेटिक सिग्नल जाएगा सबसे पास वाले पुलिस बूथ पे। अच्छा, कि साहब लाइट खराब हो गई, तो 5 मिनट के अंदर उनकी ड्यूटी है कि लाइट वाले वहां पहुंचे। हम क्यों नहीं पुलिस पिकेट बना सकते हैं 1 किलोमीटर के ऊपर? मतलब हर चीज में एक स्टैंड बाई पे रहने चाहिए इनको कि हर 1 किलोमीटर पिकेट बना दीजिए। हाँ, वहां पर एक सिस्टम लगाइए। आपने सब जगह कैमरे लगाए हैं, आधे कैमरे खराब है दिल्ली के अंदर, उन कैमरों को मॉनिटर कौन करे? अगर आपने 1 किलोमीटर पिकेट बना दी जहां पर 2 पुलिस वाले हो, 1-1 घंटे की ड्यूटी रहे, जैसे कोई कुछ गड़बड़ होती है एक आदमी उसमें रहे और वो दौड़ के जाए, बाइक होगा उनके पास। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है आपका सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें बजट का थोड़ा अब मैं आपको फिर बताता हूं कि हमारे यहां पर जो आप लोहे के जो स्टैंड खरीदते हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब आप इस स्कीम को निकालेंगे, आई एम 100% श्योर कि दिल्ली से बहुत कंपनियां इन बूथ्स को बनाने के लिए आ जाएंगी। अच्छा, स्पॉन्सरशिप आ जाएगी। बहुत सारी जो टीवी बनाने वाली कंपनियां वो आपको स्क्रीन देने को तैयार हो जाएंगी। हमको नारे नहीं, नियत चाहिए। अगर आपकी नियत है काम करने की तो बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, आपके पास जो आजकल मजार रोड पर बन रही हैं, मुझे लग रहा है दिल्ली में ऐसा कोई रोड नहीं होगा जहां पे मजार नहीं होगी, और वो भी कब्जा करके, लोगों ने कब्जा कर रखा, कहीं झुग्गियां डाल रखी है। इसके ऊपर भी कोई सुझाव है? बिल्कुल है। जैसा मैंने आपसे कहा कि नियत चाहिए। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अच्छा, आपकी नियत हो तो रास्ता निकल आता है। देखिए, किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मजार हो, उनके लिए आपको मटेरियल चाहिए। दिल्ली का जैसे मैंने समस्याओं की बात की, तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहां जितने भी कचरे सामान बेचने वाले हैं, उनका सामान रोड के किनारे पे रहता है। हाँ, दुकान में नहीं रहता, वो बाहर ही रहता है।
हमारे यहाँ लाइसेंसिंग प्रक्रिया नाम की कोई चीज है नहीं। है तो सही, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। वही उसको जब आप लागू नहीं करते, कोई नियम नहीं है जब लागू ना किया जाए तो क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि अगर किसी को कंस्ट्रक्शन का सामान बेचना है तो उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य हो। जैसे कनाट प्लेस और सीपी में जाते हैं, वहां की मार्केट में देखो पूरा सिस्टम है, एक सामान वो बाहर नहीं रख सकते। हाँ, तो लाइसेंस की जब हम बात करेंगे तो आपने लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब रजिस्टर करेंगे, डिजिटल जमाना है, तो उसमें एक नियम बना हो कि कोई भी आदमी आपसे कुछ भी सामान, आपके पास कितना सामान आया आपको उसकी एंट्री करनी है। अच्छा। आपने 200 बोरे सीमेंट मंगाए, इतने ट्रक वो मंगाए, जो जो सामान आपने मंगाया उसकी एंट्री की। और जब आपने एंट्री की, जो सामान जिसको बेचा, अब आप मेरे पास आए सामान लेने के लिए कि साहब मुझे अपने घर में रिपेयर करनी है, तो आपने 2 कट्टे सीमेंट और बाकी सामान मुझे लिखवाया। मैंने आपका आधार कार्ड लिया या डिटेल मांगी, उसकी एंट्री कर दी कि कौन साहब ने कितने नंबर में सामान मांगा, किस पर्पस के लिए, और पर्पस एंटर कर दिया। अब जो इस क्षेत्र का एमसीडी ऑफिसर, उसकी ड्यूटी है वो चेक करे कि जो सामान गया उसी पर्पस के लिए, किसी और के लिए गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, जवाबदेही तय होगी। इससे मुझे वो जो लग रहा है पैसा लेके खाने वाला काम था बंद हो जाएगा। बन ही नहीं पाए, कैसे बनाएंगे? और कल कोई बनाता है तो उसकी जवाबदेही किसके पास है? उस क्षेत्र के एमसीडी ऑफिसर के पास। अच्छा, नहीं, इसमें मुझे लग रहा है जो दिल्ली का हाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि करप्शन खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है खत्म होगा। वो कैसे? मान के चलो एक एमसीडी ऑफिसर आया, फिर वो उसका सिक्का चलने लग जाएगा। मैंने फिर कहा आपसे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक डेट पे आपने गूगल मैपिंग करा ली पूरी दिल्ली की। अच्छा। कौन सी चीज कहां पर है, ऑनलाइन वाली ऑनलाइन मैपिंग हो जाती है। आज के दिन बहुत आसान है, ऑनलाइन मैपिंग हो गई। मुझे पता है ये बिल्डिंग 2 फ्लोर बना हुआ है, कल 3 फ्लोर बना है। जिस डेट को लागू हुआ उस डेट के बाद उस का जो ऑफिस है उसकी जिम्मेदारी है। सस्पेंशन, टर्मिनेशन, नॉट सस्पेंशन। सस्पेंशन आदमी तनख्वाह लेता रहता है, उसकी सर्विस विल बी टर्मिनेटेड और उस पर मुकदमा चले, उसकी संपत्ति जब्त हो जो इस कामों में लिप्त पाया जाए। इसमें क्या ऑनलाइन, ये सुझाव अच्छा है कि ऑनलाइन जब सारा कुछ सबमिट हो जाएगा तो ऑफिसर को सिर्फ चेक करना है, उससे फिर उसका करप्शन वाला सीन रहेगा ही नहीं। आप कह रहे हैं बिल्कुल खत्म हो और जाएगा। जवाबदेही तय होती है। उसे पता ऑनलाइन सब कुछ है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा भय बन प्रीत न होई गोसाई। हमारे यहां कानून है पर कानून का डर खत्म हो चुका है लोगों के मन से। तो जब तक, और उसको तोड़ने वाले नियम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम बात करें। अब सड़कों से आप उठा के देखिए, हर दूसरे दिन रेलिंग गायब हो जाती है, कहीं रेलिंग गायब और लगाइए कुछ चीजें, लाइटें गायब हो जाती हैं। इसके ऊपर भी है कुछ सुझाव? क्यों नहीं है? अब मुझे बताइए, अगर आपने कोई सामान लिया तो आप कहां जाएंगे उसको लेकर के? कहां बेचेंगे? कबाड़ी के पास। हाँ, हमारा क्या कबाड़ी का कोई रेगुलेटरी है क्या? नहीं है। कबाड़ी गोडाउन चाहिए, उसके लिए कोई पूछते हम? लोगों ने सरकारी जमीनों पर अपने गोदाम बना रखे हैं। आप का नियम बनाइए, जो कबाड़ी है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके यहां पर कैमरा रहेगा जिसकी फीड थाने में जाएगी, नियरेस्ट थाने में। क्योंकि कोई चोरी का सामान तो नहीं है। चोरी का सामान तो नहीं आ रहा, तो जब वो सामान की निगरानी रहेगी, अब एक सामान चोरी होगा, अगर आपके यहां कोई चोरी का सामान आया, लेकिन इसमें प्राइवेसी वाला सीन नहीं होगा। मान के चलो कोई यही है कबाड़ी वाला है जी, और उसके यहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है, प्राइवेसी भी तो होती किस है चीज ना की प्राइवेसी? उसकी अपनी प्राइवेसी भी तो है। आपके गोडाउन में किस चीज की प्राइवेसी? आप वहां काम करें कि अपने घर के, आप पर्सनल क्या रख सकते हैं? आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, ये स्टूडियो में क्या है? आपके हिसाब मेरी प्राइवेसी है? आप व्यवसाय कर रहे हैं भाई, बिजनेस कर रहे हैं आप, अच्छा, और आप लिख करके दे रहे हैं कि मेरे गोदाम में कैमरा लगाइए। मैं कबाड़ का काम करता हूं, कार के पुर्जे बिकते, कारें चोरी होती हैं, कारें चोरी होती है। अब अगर आप कबाड़ी के यहां जो कार को कटिंग करते हैं या जो उसका पुराना सामान बेचते हैं, उससे कहिए आपने कौन सी कार खरीदी, उसकी लिस्ट ऑनलाइन डालिए, उसमें क्या क्या सामान निकला ऑनलाइन डालिए कि साहब मैंने फला मारुति कार खरीदी, इसमें से ये 4 चीज निकली, ये मेरे पास इन्वेंट्री है, और अब मैंने किसको बेची, अब उसकी एंट्री कर दी। तो चोरी की कार कहां बिकेंगी? पार्ट कहां बेचेंगे? कहां खपाएंगे उसको आप? क्योंकि आपको तब डर होगा। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, पर बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि दहशत रहेगी। कल को आपके यहां कोई चेकिंग हुई, कोई छापा पड़ा
और आपके यहाँ सामान निकला तो आपका सब कुछ जब्त हो जाएगा। मतलब लाइसेंस उनका, लाइसेंस तो खत्म, आपके यहाँ जितना सामान है सब जब्त हो। तो इसमें मजबूत कानून हो। आपके जो ये बुक है, अगर उस बुक को अगर सरकार प्रॉपर उसको ध्यान दे तो इसमें आपके हिसाब से व्यवस्था बनेगी, विश्वास भी लौटेगा दोबारा। बिल्कुल, देखिए अब जी ये तो है कि जब तक आपकी नियत नहीं है कार्य करने की, वादे से नहीं होता, नारे से नहीं होगा। अच्छा, आपने अपनी बुक में है ना एक सवाल, मतलब एक सुझाव वो लिख रखा है कि जो हमारे दिल्ली में नाले हैं, मुझे लग रहा है 600 पता नहीं कितने नाले हैं, कि आपने कहा कि उनको हम जल मार्ग में बना देंगे। क्या यह व्यवहारिक है? बिल्कुल व्यवहारिक है। लंदन की थेम्स रिवर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो किस जमाने में गंदा नाला होती थी, अब लंदन की लाइफ लाइन है। अच्छा, हाँ, असल में क्या होता है, जो वाटर टैक्सी है उसके किसी भी जगह पर वाटर टैक्सी चलने के लिए जो उसकी कंडीशन है, जो रिवर है, नाला है, जो भी है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर और ड्रेंच जो गहराई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो नाले हैं उनकी चौड़ाई 100 फीट तक है, 10, और डेप्थ जो है वो 15 से 20 फीट है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा भी है। हाँ, 15 से 20 फीट एवरेज है, मैं आपको एवरेज की बात कर रहा हूं। और दिल्ली का जो नजफगढ़ ड्रेन है, सबसे बड़ी ड्रेन है, जो 51 किलोमीटर की है। बाकी बहुत सारी ड्रेन है जिसके इंटरलिंक होना बाकी, नालों की इंटरलिंकिंग कर दिए जाए तो यमुना में 29 नाले गिरते हैं। मैंने जो उसमें अपनी पुस्तक में सुझाव दिया है, मेरा कहना है कि जो नाले यमुना में गिरते हैं उनको सर्पेंटाइल कर्व बना दिए जाए, उस पर 3 सर्पेंटाइल कर्व बना दिए दिल्ली में जहां पर यमुना में गिरने हैं। अच्छा। नाले उससे पहले, ठीक है, जब सर्पेंटाइल कर्व बनाते हैं तो जो नाला बहकर आ रहा है, मान लीजिए उसकी गहराई 12 फीट है, 14 फीट है, 15 फीट और जो भी है, वहां पर आपने बड़ी वाली जाली लगा दी। जब जाली लगाते हैं उस जाली में प्लास्टिक जो होती है, बड़ी प्लास्टिक है, वो उसमें अटक जाती है, तो मशीन, सक्शन मशीन से उसको हटा दिया जाता है, साइड पे आ जाता है। उसके बाद जहां 15 फीट है तो उसके आगे 16 फीट पे आपने जो कर्व बनाया है वो 16 फीट पे बना दिया। तो उससे क्या होगा कि जो गाद है वो आके 16 फीट पे रुक जाएगी और वहां कन्वेयर बेल्ट से उस गाद को निकाला जा सकता है, जिसको खाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो प्लास्टिक मिल उसको रोड पे बना सकते हैं, ईंटें बनने, बहुत सारी चीजों प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा। इसमें सर एक प्रॉब्लम क्या आएगी, मुझे जो लगता है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिल्ली जो है ना वो समतल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब इसके लिए आप मान के जो नाले का जो रुख है, अब कहीं पे ऊंचा है, कहीं नीचा है, अब उसके लिए किसी का मकान भी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, जा सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो गहराई है नाले की, वो नीचे ऊंचा से फर्क नहीं पड़ता। जो गहराई 12 फीट है ही, तो हम नहीं कह रहे कि वो पूरा बराबर ही हो। पानी तो ऊपर नीचे चलता रह रहा है, उसमें पानी जा रहा है ना, यमुना में ना, नाले में पानी जा रहा है। अच्छा, वो जहाँ पे ऊंचाई है तो वहां गहराई ज्यादा कर दो। नहीं, गहराई तो वहां है ही ना, ऊंचाई ज्यादा भी तो गहराई तो है ही वहां पर। अच्छा, ठीक है, गहराई तो है ही वहां पर। तो जब वो वहां जा रहा है 16 फीट पे, आपने काट निकाल दिया, उसके बाद जो पानी जा रहा है उसको हमने ट्रीट किया और ट्रीट करके वाटर को वापस रिसाइकिल कर दिया दिल्ली में, जो कि जिसको पहले आता था कच्चा पानी बोलते थे, जो कि प्लांटेशन के काम में आ सकता है। तो उससे आपका जो टैंकर माफिया वो भी खत्म हो जाएगा। आपने पौधे लगाते हैं हर साल एमसीडी और मर जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर देखभाल होती नहीं है। तो अगर आप वो वाटर लाइन बिछा दें उसमें पाइप करके, तो वो उसके काम आ सकता है पानी के लिए, तो आपकी बहुत सारी वेस्टेज जो बचेगी। तो इसका पूरा ब्लू प्लान है आपके पास? बिल्कुल है। और इसके अलावा जो नाले हैं उनको इंटरलिंक करने की जगह है। कुछ जगह पर कब्जे हो गए हैं, या कई जगह पर पाइप डाल करके किया सकता है जहां कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पर ऐसा नहीं हो नहीं सकता है। हो सकता है, इंटरलिंक करने की बात है तो कम से कम 52 किलोमीटर वाटरवेज जल्दी हो सकते हैं। और उसके बाद जो पानी यमुना में जा रहा है तो उसमें एक एल्गी आती है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, तो आपका पानी ट्रीट होके जा रहा है। तो जो मेरीन लाइफ की नेसेसिटी है उसको क्रिएट किया जा सकता है। नाले में जो केमिकल्स है डायरेक्ट नहीं जाएंगे अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो। अगर इस टाइप से हो जाए तो जैसे आपने अपनी बुक में ये भी लिखा है। और एक चीज और मैं आपको रोक के बोलना चाहूंगा कि दिल्ली में हर 2 साल में
बाढ़ की स्थिति बनती है, बारिश पीछे पानी छोड़ा जाता है, हम्म, उस पानी को अगर हम नालों में डाइवर्ट कर दें तो एक वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रह सकता है। अच्छा, एक बार डाइवर्ट कर दें तो वाटर लेवल मेंटेन रह सकता है। तो बात है जो करने की, एक बार करेंगे कोशिश। तो हमारे बहुत एक्सपर्ट्स हैं, हालांकि मैं इन सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने जो एक्सपर्ट से जाना है, जो सुझाव सुना है है, आपका ये। मेरा सुझाव है। तो उस पर अगर ढंग से काम किया जा सकता है तो ये सब चीजें की जा सकती हैं। इसमें आपने ये भी तो लिखा है ना कि इसमें जब ये अगर ये हो जाता है तो इसमें हम कार्गो या टैक्सी, मतलब हाँ, वाटर टैक्सी, वो वाटर फिर आपका उससे रोडों पे ट्रैफिक कम होगा, अच्छा, ब्यूटिफिकेशन होगा, और इससे आपके एक से देखने कई फायदे होंगे। आप नालों के आसपास देखेंगे बहुत सारी चौड़ाई बहुत है नालों के आसपास, जहां गंदगी पड़ी रहती है, उस गंदगी को हम ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 52 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट आपके पास हो जाए। इतनी पब्लिक है दिल्ली में, पॉसिबल है? असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि सरकार, चलो सरकार ने कर दिया, लेकिन पब्लिक हमारी जो दिल्ली की है वो गंद करने से मानेगी नहीं। मैंने आपको फिर कहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकारें कोशिशें करें और साथ में जनता को साथ देना होगा, हमको सबको जागरूक करना होगा। अब वो वक्त आ गया है कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्कूल लेवल पर इन सबको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ओके, आप कहते हैं सब पुलिस कानून व्यवस्था संभालती नहीं है। अब मुझे एक बताएं, पुलिस वाले से जिससे आप 24 घंटे की ड्यूटी की उम्मीद करते हैं, वो होली दिवाली त्योहारों पर भी आपके लिए ड्यूटी दे, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं पुलिस वालों की जो आम आदमी नहीं जानता है। उसको सरकार से जो पेपर आना है जिस पर वो भी ऐसा वो अपनी जेब से लाना पड़ता है। अच्छा, जिस मुजरिम को पकड़ता है उसके लिए पैसा मिलना चाहिए चाय पानी के लिए, करने के लिए, ले जाने के लिए। और उनको कुछ ले जाना, कुछ करना, वो अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है उनको। पैसे कहां से आएंगे, कौन देगा? बहुत सारी चीजें उम्मीद करते हैं, क्या वाकई वो सब चीजें हो रही हैं? क्यों पुलिस के लिए फौज की तरह उनके बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिल सकती, उनके लिए अलग से स्कूल नहीं हो सकते, उनको अलग सुविधाएं नहीं दी जा सकती? एक आपकी देश की रक्षा कर रहा है बॉर्डर पर, एक कानून व्यवस्था को कर रहा है, तो हमको उसके लिए भी सोचना होगा। वैसे ऐसा है नहीं, आप स्वयं देखें, और जो प्रैक्टिकल चीजें वो तो बहुत है। अफसर ने कहा साहब ये चाहिए, वो लेके आना है उसको। आज कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ ले तो उनके पास 10 फोन आ जाते हैं ऊपर से। में क्या प्राइवेट बसें भी चल रही है और गवर्नमेंट की भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, मेट्रो भी है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं है। उसके ऊपर भी आपके पास कोई सुझाव है? बिल्कुल है। देखिए, डीटीसी बसेस के पास बहुत सारे डिपोस हैं और जिनमें बहुत बड़ा स्पेस है। उस पर इंटरनेशनल बस स्टैंड्स पे आप जाएंगे तो वहां मल्टी फ्लोर बसेस सिस्टम होता है। बस आती है और बाकायदा प्लेटफॉर्म बने जैसे स्टेशन के होते हैं, डिफरेंट स्टेशन की। तो ऐसे ही हम यहां पर इसको प्राइवेट बसेस के लिए एक फ्लोर, और इससे दो फायदे होंगे। जो सड़क के किनारे से बसेस चलती हैं वो उनको जगह मिल जाएगी, पार्किंग भी मिल जाएगी, और वहीं पर आपका मेंटेनेंस डिपो बन सकता है। अच्छा, वहीं पर आप शॉपिंग सेंटर बना सकते हैं। तो इट्स अ बस डिपो मॉडल, उस पर काम करने की जरूरत है। तो इससे डीटीसी को आमदनी होगी, डीटीसी जो घाटे में जाती घाटे में नहीं जाएगी। अच्छा, उनको बेनिफिट होगा। प्राइवेट बसेस को जगह मिल जाएगी। अच्छा, कहां से चलनी है, और आदमी को पता होगा किस बस को कहां से कितने बजे चलेगी। एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेटअप बन सकता है उसका। ये तो सर आपने जो सुझाव दिए हैं, ये तो दिल्ली सरकार मानेगी या नहीं मानेगी ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आपके सुझाव मुझे थोड़े अच्छे लगे। और उसमें सरकार को देखना है कि वो किस तरीके से आपके सुझावों को ले। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल्ली के ट्रैफिक और पॉल्यूशन के ऊपर इतने सुझाव दिए। अब वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, हम तो सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। देखिए, जागरूकता लाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, हम और आप, किसी का ना कि छेद तो बाद में हो सकता है, एक पत्थर तो तट से उछालो यारो। तो आप कोशिश तो करें, कोशिशें ही कामयाब होती हैं, ये मेरा मानना है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने दिल्ली के लिए इतने अच्छे सुझाव निकाले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। You are watching Travel World Online.